Good evening, friends. How are you all? Welcome to my YouTube channel as on Progress Center for Languages. I hope that you all would be happy. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे. ठीक है. So today is our topic box number 6. In box number 6, we will learn the identification of past continuous tense. What is the identification of box number 6? What is the identification of box number 6? What is the identification of past future continuous tense? Got it? What is the identification of future continuous tense? And what is the identification of box number 6? जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आए तो वहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है. सो आइए देखते हैं. मैं अपना सेशन शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिसने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, जो भी हमारे इस चैनल पर नए हों, मैं अपने दोस्तों से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि मेरे इस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करें. ठीक है, यही मेरे अनुरोध है. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करेंगे और मुझे मेरे चैनल को आगे बढ़ाएंगे. थैंक यू सो मच. सो प्लीज़ सी ऑन द व्हाइट बोर्ड बॉक्स नंबर 6. what is the written here? What's written here? box number 6 means future continuous tense. In future continuous tense, first of all we have to teach you positive sentence. पॉजिटिव सेंटेंस जिसको क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं. इसको चाहे पॉजिटिव सेंटेंस बोलो, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस बोलो या सिंपल सेंटेंस बोलो. ठीक है, साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य. अफर्मेटिव मीन्स भी होता है यही सकारात्मक वाक्य. ठीक है, मतलब सकारात्मक वाक्य. पॉजिटिव मतलब सकारात्मक. पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य. ओके. व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? So you all will learn by me the identification of box number 6 future continuous tense. Got it? So please see on the whiteboard. We are just going to tell you जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, तो क्या है भाई? जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. रहे होंगे. जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. जिस वाक्य के अंत में क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि ऐसे शब्द आए. क्या भाई? इत्यादि ऐसे शब्द आए जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि ऐसे शब्द आए, तो वहाँ पर
तो वहाँ पर बॉक्स नंबर, ध्यान देना इस बॉक्स नंबर को भी, ठीक है। बॉक्स नंबर 6 का 6, एक बार इसका नाम भी जान लो, वैसे लिखा हूँ ऊपर फिर भी 6 मीन्स, वहाँ पर बॉक्स नंबर 6 मीन्स फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है, जिसकी सहायक क्रिया, जिसकी सहायक क्रिया को ही ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। दोनों भी नाम हैं। इसकी सहायक क्रिया जिसकी सहायक क्रिया है, अर्थात फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया विल भी होगी, ना कि शैल बी, ठीक है। बी आपको समझ में आएगी नहीं, विल बी, ओके। जिसकी सहायक क्रिया विल बी होगी, ठीक है। जिसकी सहायक क्रिया विल भी होगी, ना कि, आगे भी लिख लो, ना कि शैल बी, ना कि शैल बी नहीं होगा, ठीक है, ना कि शैल बी। यहां लिख लो नोट, स्पोकन इंग्लिश में हमेशा विल का प्रयोग होता है। स्पोकन इंग्लिश में हमेशा विल का प्रयोग, स्पोकन इंग्लिश में हमेशा विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस के लिए होता है, फ्यूचर टेंस के लिए होता है। ध्यान देना, ये हमेशा नोट डाउन करने वाली बातें हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको भूलना नहीं है कि स्पोकन इंग्लिश में हमेशा विल का ही प्रयोग होता है, शैल का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। वो फ्यूचर टेंस में कोई भी टेंस हो, जैसे उसके 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के 4 पार्ट होते हैं, तो वो कोई भी रहने दो, इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, आपको सिर्फ क्या यूज़ करना है, विल ही यूज़ करना है, ना कि शैल यूज़ नहीं होगा। गॉट इट? नोट इट डाउन प्लीज़। So have you all taken down? Have you all written down this statement? Okay, so may I remove this statement? Okay, now construction of this tense in positive sentence. A construction of positive sentence of this box. What is this box? What is our this box? Box number 6 means future continuous tense. Got it?
construction मीन्स बनावट, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू राइट डाउन सब्जेक्ट thereafter auxiliary verb of this box will plus be, will be, okay। thereafter main verbs ing form, subject plus will be plus main verbs ing form plus object, okay। subject plus auxiliary verb will be प्लस मेन वर्ब्स V4 जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। मेन वर्ब्स V4 जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम मेन वर्ब्स ing फॉर्म बोलते हैं, ओके। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब्स ing फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस मेन वर्ब्स ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। प्लीज नोट इट डाउन। एग्जाम्पल, मम्मी मेरे लिए खाना बना रही होगी। So what is the sentence of this example? What is the sentence of this example? मम्मी मेरे लिए खाना पका रही होंगी या मम्मी मेरे लिए खाना बना रही होंगी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम बॉक्स नंबर 6 मीन्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम एक्सपेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब हम सिर्फ कल्पना करते हैं, जिसको एक्सपेक्ट क्या हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हम कल्पना करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम इमेजिनेशन करते हैं कि मम्मी मेरे लिए ये कर रही है, ये कार्य हो रहा होगा। मीन्स दिस वर्क विल बी बीइंग, नॉट इज बीइंग, सॉरी, दिस वर्क विल बी बीइंग, दिस वर्क विल बी बीइंग मीन्स ये हो रहा होगा। मतलब पूर्णतः हमें मालूम नहीं रहता कि ये काम हो रहा होगा, किंतु हम ये सोचते हैं कि ऐसा हो रहा होगा विदाउट आवर साइट, विदाउट आवर सीइंग, विदाउट आवर साइट, बिना देखे हुए हम ये आंकड़ा लगाते हैं कि ये वर्क होता होगा। सो दैट सेंटेंस इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मीन्स बॉक्स नंबर 6। गॉट इट? मम्मी मेरे लिए खाना बना रही होगी। 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 मदर या ममा in this sentence सब्जेक्ट इज मम्मी। मम्मी जो है, माँ जो है, वो क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। इन दिस
In this sentence, what is subject? What is subject in this sentence? Mummy. Mummy. Thereafter we are to use will be auxiliary verb of this tense. And mummy will be. मम्मी will be बना रही होगी. Cooking. मम्मी will be cooking. Thereafter क्या बना रही होगी? खाना. खाना is object. खाना is the object. Mama will be cooking the food. Mama will be cooking food. Okay. For me. Thereafter किसके लिए? For me. ओके. ममा मेरे लिए खाना बना रही होगी. वो मेरे लिए पत्र लिख रहा होगा. वह मेरे लिए पत्र लिख रहा होगा. He will be writing a letter for me. वो मेरे लिए पत्र लिख रहा होगा. वो मेरे लिए पत्र लिख रही होगी. She will be writing a letter for me. मैं उसके लिए पत्र लिख रहा हूँगा. मैं उसके लिए पत्र लिख रहा हूँगा. I will be writing a letter to her. Okay. I will be writing a letter for her. मैं उसके लिए पत्र लिख रहा हूँगा. ठीक है. वह मुझे याद कर रही होगी. वह मुझे याद कर रही होगी. She will be missing me. Okay. मैं उसे याद कर रहा हूँगा या तुम मुझे याद कर रहे होगे. You will be missing me. Correct? Thereafter next example. Next example. Now second example. राधा मुझे याद कर रही होगी. राधा मुझे याद कर रही होगी. राधा मुझे याद कर रही होगी. राधा will be missing. राधा will be मिस भी यूज कर सकते हैं और रिमेंबर भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. राधा will be remembering me. remembering me. Remember. REMEMBERING. राधा will be remembering me और राधा will be missing me. राधा will be missing me. ठीक है. राधा will be missing me. Okay. Note it down please. Thereafter negative sentence. What is negative sentence? जिस वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता है और अंत में यही पहचान क्या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आए तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 6 का नेगेटिव सेंटेंस होता है. ओके. देखिए.
नकारात्मक वाक्य। ओके, आईडी क्या होती है इसकी? पहले हम नेगेटिव सेंटेंस को दर्शाएंगे, शो करेंगे, उसके बाद ये टेंस को, ठीक है। जिस वाक्य के बीच में, जिस वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए, क्या है? नहीं शब्द आए, जिस वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए और जिस वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए और अंत में रहा होगा, जिस वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए और अंत में रहा होगा, ये नहीं शब्द जो है ये इस सेंटेंस की जो है आइडेंटिफिकेशन है, और से जो लिखा हुआ है, और से जो आगे दिया लिख रहे हैं वो टेंस की आइडेंटिफिकेशन है, और अंत में रहा होगा, रही होगी, ये जो है किसकी आइडेंटिफिकेशन है? टेंस की, यानी आपके बॉक्स की। ओके, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे इत्यादि शब्द आए इत्यादि शब्द आए इत्यादि शब्द आए तो वहाँ पर बॉक्स नंबर इत्यादि शब्द आए तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 6 का नेगेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है भाई? बॉक्स नंबर 6 का नेगेटिव सेंटेंस होता है जिसकी सहायक क्रिया क्या होगी? विल नॉट बी। क्या होगी? विल नॉट बी, या WONT, क्या वॉन्ट भी बोलते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? वॉन्ट, जिसकी सहायक क्रिया विल नॉट बी या वॉन्ट बी होती है। वॉन्ट बी जिसकी सहायक क्रिया क्या होती है? विल नॉट बी अथवा वॉन्ट बी, ठीक है। विल नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? वॉन्ट लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे डू नॉट को हम क्या बोलते हैं? डोंट। मगर जो वॉन्ट है, जो शॉर्टकट में लिखा हुआ है यहाँ अपॉस्ट्रॉफी टी लगा करके, इसको अपॉस्ट्रॉफी टी बोलते हैं। अपॉस्ट्रॉफी जो टी लगा के लिखा हुआ है आगे वॉन्ट भी, ये कभी भी फॉर्मल अपने से सीनियर बंदों के साथ नहीं बोला जाता है, बल्कि अपने से इनफॉर्मल जो अपने से जूनियर बंदे हों
उनके साथ बोला जाता है, ठीक है। तो आपको पूरा बोलना है, ना कि शॉर्टकट में बोलना है, ठीक है। विल नॉट बी बोलना है, ठीक है। लिख लीजिए, उसके बाद ऊपर लिखाते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। ओके, नोट इट डाउन प्लीज। सो हैव यू ऑल रिटन डाउन दिस स्टेटमेंट? लिख लिया? ओके, मे आई रिमूव दिस स्टेटमेंट? ओके, थैंक यू। मेरा ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आप लोग, क्योंकि ये जो है सेंटेंस इसके सारे बताने हैं, पॉजिटिव टू डबल इंट्रोगेटिव, तो थोड़ा लंबा होगा वीडियो। तो आप बोर नहीं होंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मैं चाहूँ तो इसको 2 वीडियो में भी बना सकता था, लेकिन कैसा है, आपको फिर समझ में नहीं आएगा। एक दिन में ही जो आपको समझ सकते हैं वो 2 दिन में फिर वो समय बीत जाता है, फिर वो उसके बाद वो रौनक नहीं रहती, फिर वो आपको समझ में कम आएगा। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि एक ही वीडियो में अपना इस टेंस के चारों सेंटेंस को एक ही वीडियो में आपको शो कर दूं, बता दूं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और उसकी आईडी भी मालूम पड़ जाए, ठीक है। तो देखिए इसका क्या कंस्ट्रक्शन क्या होता है। कंस्ट्रक्शन, CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन मीन्स बनावट। किसकी भाई? नेगेटिव सेंटेंस की, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब्स किसकी? मेन वर्ब्स आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, विल प्लस फॉर नेगेटिव सेंटेंस, नॉट प्लस वी प्लस बी प्लस मेन वर्ब्स आईएनजी फॉर्म जिसको आप V4 बोलते हैं, दे आफ्टर ऑब्जेक्ट। गांव में आज बारिश नहीं हो रही होगी। गांव में आज बारिश नहीं हो रही होगी। ओके, सो गांव में आज बारिश नहीं हो रही होगी। व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस? गांव में आज बारिश नहीं हो रही होगी। सो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ पर कुछ भी सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पर क्या यूज होता है? इट। मौसम के लिए हम भी उसके लिए भी इट का यूज़ करते हैं, जहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ उसके लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। और जिस सब्जेक्ट में, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो वहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर कर्ता निर्जीव वचन का हो, मतलब निर्जीव हो, जिसमें कोई जीव ना हो, उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? क्या यूज़ करते हैं? इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो गांव में आज बारिश हो रही होगी। गांव में आज बारिश नहीं हो रही होगी। इट
thereafter will. What is the auxiliary? Means helping verb. After it, after subject we are to use will. It will. Thereafter for negative sentence means nahi. For nahi means for negative sentence. Thereafter we will use after will not, because here is given not. Not. It will not. Thereafter be. It will not. thereafter बारिश हो रही है मीन्स बारिश हो रही होगी. बारिश हो रही होगी. बारिश होना रेन. इट विल बी raining and rainings before. It will be raining today. It will not be raining today in the village. In the village. Okay. It will not be raining today in the village means आज बारिश विल नॉट बी नहीं हो रही होगी इन द विलेज मीन्स गांव में. ठीक है. इट विल नॉट बी रेनिंग टुडे इन द विलेज. इट विल नॉट बी रेनिंग टुडे इन द विलेज मीन्स आज गांव में बारिश नहीं हो रही होगी. और ये हम अपने सीनियर मोस्ट से बोलेंगे. इट विल नॉट बी रेनिंग टुडे इन द विलेज. लेकिन अगर जूनियर बंदा हो तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? इट वोंट बी रेनिंग टुडे इन द विलेज. इट वोंट बी रेनिंग टुडे इन द विलेज. अपने से छोटे जो हों, अपने से इनफॉर्मल पर्सन हो तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं शॉर्टकट में? इट वोंट बी रेनिंग टुडे इन द विलेज. करेक्ट? इज इट क्लियर? ओके. मम्मी मेरे लिए खाना नहीं बना रही होगी. नोट इट डाउन अपसाइड प्लीज. मे आई रिमूव इट? ओके. मम्मी मेरे लिए खाना नहीं बना रही होगी. मदर. मम्मी. माँ मेरे लिए. माँ मेरे लिए खाना नहीं. माँ मेरे लिए खाना नहीं बना रही होगी. मदर will not be cooking food for me. Okay. Mama will not be cooking food for me. Mama will not be cooking food for me. माँ मेरे लिए खाना नहीं बना रही होगी. ठीक है. Mama won't be cooking food for me. Mama won't be cooking food for me. Okay. वह मेरे लिए पत्र नहीं लिख रही होगी. वह मेरे लिए पत्र नहीं लिख रही होगी. She won't be writing a letter for me. She won't be writing a letter for me. She will not be, ऐसा भी बोल सकते हैं, she will not be writing a letter for me. ठीक है. Note it down please. And thereafter interrogative sentence of future continuous tense. Interrogative sentence. Interrogative sentence means प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न किए जाते हैं, जिसमें क्या शब्द आते हैं
ठीक है, शुरुआत में। प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? इसकी रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है भाई? रिकॉग्नाइज मीन्स भी पहचानना होता है, आइडेंटिफाई मीन्स भी पहचानना होता है, ठीक है। तो जिस वाक्य सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्टली हम जो है सेंटेंस को हम क्या करेंगे? शो करेंगे। सेंटेंस की सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्निशन बताएंगे, देयर आफ्टर हम टेंस की बताएंगे, ठीक है। जिस वाक्य शुरुआत में क्या शब्द आए? जिस वाक्य शुरुआत में क्या शब्द आए और अंत में, जिस वाक्य शुरुआत में क्या शब्द आए और अंत में जिस वाक्य शुरुआत में क्या शब्द आए और अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इत्यादि ऐसे शब्द आए, इत्यादि ऐसे शब्द आए तो वहाँ पर, इत्यादि है शब्द आए तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 6 किसको बोलते हैं? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को। तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 6 का, इसलिए मैं बार बार आपको बॉक्स नंबर 6 को हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। बॉक्स नंबर 6 का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 6 का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या की मीनिंग नहीं लिखते हैं, आपको बताया हूँ और फिर भी बता रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो कोई भी टेंस का रहने दो, जब भी इंट्रोगेटिव आएगा सेंटेंस तो उस क्या की मीनिंग हम, जब शुरुआत में क्या शब्द आए तो किसी भी सेंटेंस का, किसी भी टेंस का कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो यूजेस का हो और चाहे वो मॉडल्स का हो अथवा टेंस का हो या मॉडल्स का हो या यूजेस का हो, अगर वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो उस क्या की मीनिंग हम कभी नहीं लिखेंगे। जब शुरुआत में क्या शब्द आए तो उसकी मीनिंग नहीं लिखेंगे, उसकी मीनिंग का ट्रांसलेशन हम नहीं करेंगे, अर्थात उस क्या के लिए हम व्हाट का यूज़ ना करके, बल्कि जो सेंटेंस जिस टेंस में हो उसी टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब को सर्वप्रथम हम लिख देते हैं क्या के लिए, ठीक है।
सब्जेक्ट से पहले ही लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट से भी पहले लिखते हैं। स्टार्टिंग हम ऑक्सिलरी वर्ब से ही करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से ही करते हैं अगर वो सेंटेंस अगर हमारा इंट्रोगेटिव में है तो। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव यही हम लिखा रहे हैं यहाँ पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या के लिए कोई स्पेशल मीनिंग नहीं लिखते हैं, क्या के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या के लिए कोई स्पेशल मीनिंग नहीं लिखते हैं, बल्कि उसी टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब को लिख देते हैं, बल्कि उसी टेंस की सहायक क्रिया को सबसे पहले लिख देंगे। पहले लिख देते हैं। क्या कर देते हैं भाई? लिख देते हैं। ओके, नोट इट डाउन प्लीज। Now, have you all written down this statement? Have you all taken down this statement? Okay, may I remove this statement? Okay. Construction for making construction means बनावट। will plus सब्जेक्ट अगर इंट्रोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस रहे, इंट्रोगेटिव में कभी कभी क्या होता है, जैसे क्या वो मेरे लिए पत्र नहीं लिख रही होगी, ऐसे अगर सेंटेंस आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट का प्रयोग होता है। ये याद में रखना कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर टेंस हो और उसी में नेगेटिव नकारात्मक भी वाक्य कंबाइंड हो तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या रहता है, जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या रहता है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है। तो जब हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब हट गई तो उसके बाद क्या आ जाता है, जैसे नेगेटिव सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में जैसे वो पढ़ेगा, या इसी टेंस का ले लेते हैं उदाहरण के लिए, वह पढ़ रही होगी तो क्या होगा, वह पढ़ रही होगी, सी विल बी
रीडिंग, शी विल बी रीडिंग, ऐसा बोलते हैं। अगर उसी विल को आगे रख देते हैं तब भी बी जो बचा हुआ है वो सब्जेक्ट के बाद ही है ना। शी विल बी रीडिंग, तो विल हटा देंगे तो क्या बचेगा, बी रीडिंग, शी वी रीडिंग बचेगा ना। तो जो विल हम आगे रख देंगे, जैसे वह पढ़ रही होगी, ठीक है, वह पढ़ रही होगी, तो क्या होगा, शी सब्जेक्ट है, ध्यान देना, विल बी रीडिंग। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, शी, हिंदी भी लिख लीजिए नहीं कंफ्यूज होंगे, वह नहीं पढ़ रही होगी, तो क्या हो जाएगा, शी विल नॉट, विल और बी के बीच में ही नॉट लगेगा, शी विल नॉट बी रीडिंग। ओके, क्या वह पढ़ रही होगी, क्या वह पढ़ रही होगी, क्या वह पढ़ रही होगी, तो विल को पहले लिख देंगे, ध्यान देना, विल को यहां पर क्या के लिए पहले लिख देंगे, विल, आगे सब्जेक्ट, इसके लिए, वह के लिए, विल शी, क्या हो जाएगा, विल शी, क्या बचा आगे, नॉट छोड़ करके, विल शी बी रीडिंग, विल शी बी रीडिंग, विल शी बी रीडिंग, क्या वह पढ़ रही होगी, क्या वह नहीं पढ़ रही होगी, क्या वह, यहां पर शायद दिखेगा नहीं इसलिए हम इस सेंटेंस को आगे लिखते हैं, यहां पर लिख देते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देते हैं, बाद में लिख देंगे, ठीक है। क्या वह नहीं पढ़ रही होगी, ध्यान देना, इसी को बोलते हैं, देखो इसमें क्या भी आया और नहीं भी शब्द आया है, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। इसको क्या बोलते हैं, इसी सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस में क्या रहेगा, इस सेंटेंस को आप देख लीजिए, आप लगेज बना लेंगे, तुरंत बना लेंगे, इसका अनुवाद कर लेंगे। इसमें और इसमें सेम वही है, सिर्फ इसमें नहीं शब्द नहीं है, इसमें नहीं शब्द आ गया, इसमें नहीं शब्द नहीं है, ठीक है। तो क्या रहेगा, विल, अब ध्यान देना, इसके ऊपर वाले भी देखना क्या हटा रहे हैं हम, ये इसको देख लीजिए, इसी विल को हम आगे कर देंगे, बाकी वही सेम टू सेम सेंटेंस रहेगा, वह नहीं पढ़ रही होगी। तो नेगेटिव सेंटेंस को देख लीजिए, नेगेटिव में सी विल नॉट बी रीडिंग होता है, और उसी जब उस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसी वही विल सिर्फ क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा सी के, विल सी, आगे विल शी नॉट बी, देखो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग रहा है ना, विल शी नॉट बी, किसमें, क्या वह नहीं पढ़ रही होगी, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, वही विल जो नेगेटिव सेंटेंस में विल जो है सब्जेक्ट के बाद लगा हुआ है, वही विल जो है सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, विल सी नॉट देयर आफ्टर बी, एंड आफ्टर दैट मेन वर्ब्स आईएनजी फॉर्म, रीडिंग, मैं रेनिंग लिख रहा था, याद आ गया रेनिंग का, विल सी नॉट बी रीडिंग, क्या वह नहीं पढ़ रही होगी। तो हमेशा याद रखना कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगता है, सब्जेक्ट के बाद ही हमेशा नॉट लगता है, कोई भी टेंस रहने दो, कोई भी मॉडल्स रहने दो, कोई भी यूजेस रहने दो, ठीक है, कोई भी यूजेस रहने दीजिए, कोई भी टेंस रहने दीजिए, कोई भी यूजेस रहने दीजिए, हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट होता है, अगर वो टेंस
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा तो, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में होगा तो, ठीक है, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस में होगा तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही क्या रहता है, नॉट लगता है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है, ठीक है, क्योंकि उसमें नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहता है, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट रहता है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब अगर इंट्रोगेटिव में वही ऑक्सिलरी वर्ब वही सहायक क्रिया अगर पहले लिख देते हैं तो नॉट तो बचता है ना, उसी के साथ सब्जेक्ट के बाद नॉट आ ही जाता है, क्योंकि बचा रहता है शेष, रिमेन बचा रहता है। तो इसलिए देखो यहाँ पर विल भी है, यहाँ पर विल नॉट भी है, यहाँ विल भी है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब विल भी है, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है। वह पढ़ रही होगी, शी विल बी रीडिंग, शी विल बी रीडिंग। वह नहीं पढ़ रही होगी, शी विल नॉट बी रीडिंग। विल और बी के बीच में नॉट है, अब यही विल आगे लिख देंगे, देखो यहाँ क्या वह पढ़ रही होगी, जब वही विल हम इंट्रोगेटिव में सर्वप्रथम लिख देंगे क्या की मीनिंग के लिए, तो क्या बचेगा भाई, शी विल के बाद शी के बाद जो विल लगा है वही विल अगर हम पहले लिखेंगे विल शी, तो क्या हो जाएगा, बी रीडिंग। ऊपर वाले देखना, विल शी बी रीडिंग, विल शी बी रीडिंग, मतलब क्या हुआ, पढ़ रही होगी। अगर इंट्रोगेटिव सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखना है तो इसको देख करके पॉजिटिव को देख लीजिए, विल आगे लगाकर सी बी रीडिंग, और इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस को देखना है तो सी विल नॉट बी रीडिंग। इंट्रोगेटिव नेगेटिव को अब बनाने के लिए पहले एक बार नेगेटिव सेंटेंस को देख लीजिए, सी विल नॉट बी रीडिंग। अब इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव में आ जाइए, विल सी नॉट बी रीडिंग, विल सी नॉट बी रीडिंग। ओके, गॉट इट, समझ में आया? ओके, मैं आई रिमूव दिस स्टेटमेंट। ओके, आइए भाई अपने टॉपिक पे। क्या था हमारा टॉपिक, सब्जेक्ट क्या था, पहले विल लिखेंगे, विल प्लस सब्जेक्ट, ध्यान देना, अभी बता दिया ना, अब मैं बता चुका हूँ कि अगर नॉट आएगा तो यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, नॉट बी लगा दो अगर ज़रूरत पड़ी तो, आप कम से कम कन्फ्यूजन नहीं होगी। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब्स आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब्स आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, example for this construction. Okay, example for this construction, क्या वह मुझे याद कर रही होगी, क्या वह मुझे याद कर रही होगी। सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे, क्या के लिए, विल प्लस सब्जेक्ट क्या है, वह, विल शी नहीं आया ही नहीं तो इसलिए नॉट नहीं लिखेंगे, आगे विल लिखेंगे। विल सी वी, याद करना, रिमेंबर या मिस, तो रिमेंबर अथवा मिस की आईएनजी फॉर्म, विल सी बी रिमेंबरिंग, विल सी बी रिमेंबरिंग मी।
विल सी बी रिमेंबरिंग मी, क्या वह मुझे याद कर रही होगी? विल सी बी रिमेंबरिंग मी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वह बर्तन धो रही होगी? क्या वह बर्तन धो रही होगी? क्या वह बर्तन धो रही होगी? दमानी, क्या वह बर्तन धो रही होगी? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? विल शी बी क्लीनिंग द पॉट्स? विल शी क्लीनिंग द पॉट्स, क्या वह बर्तन धो रही होगी? क्या दिल्ली में बारिश नहीं हो रही होगी? क्या दिल्ली में बारिश नहीं हो रही होगी? क्या दिल्ली में बारिश नहीं हो रही होगी? नहीं हो, क्या दिल्ली में बारिश नहीं हो रही होगी? यहाँ पर इंट्रोगेटिव और विद नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर क्या भी आया है शुरुआत में और बीच में नहीं शब्द भी आया है, तो इस ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम? इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या शब्द भी आया, शुरुआत में क्या आया और बीच में नहीं शब्द आए। ठीक है। डू यू नो हाउ टू स्पीक इन हिंदी? डू यू नो हाउ टू रीड इन हिंदी? डू यू नो हाउ टू रीड हिंदी? हिंदी पढ़ना आता है? क्या लिखा है? दिल्ली, क्या दिल्ली में बारिश नहीं हो रही होगी? क्या दिल्ली में बारिश नहीं हो रही होगी? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्या की मीनिंग? विल, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर इट लगा देंगे। जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, वहाँ पर क्या लगाते हैं? मौसम के लिए, यहाँ वहाँ के लिए हम क्या लगाते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। यहाँ वहाँ के लिए जहाँ पर सब्जेक्ट न हो, अथवा वेदर के लिए, मौसम के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ठंडी, गर्मी, बरसात के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। विल इट बी, बारिश हो रही होगी। विल इट बी, सॉरी, विल इट देयर आफ्टर नहीं शब्द आए। ठीक है, नहीं आया तो सब्जेक्ट के बाद ही लगता है। विल इट नॉट बी, विल इट नॉट बी, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है। विल इट नॉट बी रेनिंग, वर्ब्स आईएनजी फॉर्म जिसको V4 बोलते हैं। विल इट नॉट बी रेनिंग इन दिल्ली? दिल्ली, ओके। विल इट नॉट बी रेनिंग इन द दिल्ली, ठीक है, विल इट नॉट बी रेनिंग इन दिल्ली, क्या दिल्ली में बारिश नहीं हो रही होगी? विल इट नॉट बी रेनिंग इन दिल्ली। क्या वह घर पर नहीं सो रही होगी? क्या, सब्जेक्ट दूसरा ले लेते हैं, क्या वे जुआ नहीं खेल रहे होंगे? ये ले लो, क्या वे जुआ नहीं खेल रहे होंगे? क्या वे जुआ नहीं खेल रहे होंगे? क्या वे जुआ नहीं खेल रहे होंगे? ध्यान देना, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, बिकॉज हियर इज क्या एंड हियर इज नहीं। तो जहाँ पर क्या और नहीं, सेंटेंस में शुरुआत में क्या है और बीच में नहीं शब्द आए, तो वहाँ पर क्या होता है? इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस होता है। ओके, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, क्या होता है? इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो क्या की मीनिंग हम नहीं लिखते हैं किसमें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। क्या की मीनिंग उसी टेंस की एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब को यूज कर देते हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे? विल प्लस सब्जेक्ट दे,
will they thereafter be, will they be, जुआ खेलना, गैम्बलिंग। और ध्यान देना नहीं भी आया है ना, विल दे नॉट बी, बिकॉज नहीं भी है ना, नहीं हमने देखा ही नहीं, विल दे नॉट बी गैम्बलिंग। गैम्बल रहता है जब उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा तो जो ई रहेगा यहाँ पर वो हट जाए। क्या होता है गैम्बल की मीनिंग होती है, गैम्बल GAMBLE, गैम्बल मतलब जुआ खेलना। जुआ किसको बोलते हैं, ताश को, ठीक है। खेलते नहीं, ऐसे करते हैं, ठीक है। जुआ खेलते हैं ना, वो पत्ती खेलते हैं, ताश, तो उसी को बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी शुड नेवर गैम्बल, हमें कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। गॉट इट, वी शुड नेवर गैम्बल। जो खेलते हैं ताश उनका होता है घर नाश, ठीक है। तो गैम्बल मतलब होता है जुआ खेलना, मतलब उसी ताश को बोलते हैं जो ताश खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं शब्द भी था, इसलिए यहाँ दे के बाद नॉट लग जाएगा। विल दे नॉट बी गैम्बलिंग, विल दे नॉट बी गैम्बलिंग, विल दे नॉट बी गैम्बलिंग। क्या वे जुआ नहीं खेल रहे होंगे, नहीं खेल रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी के आगे लिख लीजिए DOUBLE, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, यहाँ लिख लीजिए दोहरा, ऐसे पूरा ही मिटा के लिखो लगता है, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, WH वर्ड। क्या बोलते हैं, WH वर्ड, इसी को बोलते हैं ना डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, WH वर्ड बोलते हैं। क्या होती है इसकी आईडी, बताइए भाई, इसकी आईडी क्या होती है। नाउ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य की क्या होती है, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, जिस वाक्य के बीच में, जिस वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, जिस वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, किसने, क्या, कितना, कितनी, कितने, कितना, कितनी, कितना, कितनी, कितने, उसके बाद कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, किसने, क्या, कितना, कितनी, कितने, किस समय,
इत्यादि ऐसे जिस वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, किसने, क्या, कितना, कितनी, कितने इत्यादि ऐसे शब्द आए, इत्यादि ऐसे शब्द आए, इत्यादि ऐसे शब्द आए और अंत में, ध्यान देना, अब आपके टेंस की आईडी बता रहा हूँ, और अंत में इत्यादि ऐसे शब्द आए और अंत में क्या है भाई, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे इत्यादि शब्द आए, इत्यादि शब्द आए तो वहाँ पर इत्यादि शब्द आए तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 6 का डबल बॉक्स नंबर 6 का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। होता है। जिसमें